वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आज हम आप सभी दोस्तों के सामने एनसीएफ 2005 के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले अगर आप एनसीएफ 2005 को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के कमेंट में हम आपको एनसीएफ 2000 इस वीडियो के प्ले लिस्ट में हम क्या करेंगे, आपको एनसीएफ 2005 का जो है लिंक को डाल देंगे। आप वहां से सबसे पहले एनसीएफ 2005 को देख लीजिए, फिर जब आप इस वीडियो पर आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम जो है कुछ सीख रहे हैं। चलिए हम सबसे पहले आपको आज वन बाय वन करके क्वेश्चंस को करवाने का कोशिश करते हैं और समझाते हैं। देखिए अगर हम यहां पर पहला क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो पहला क्वेश्चंस कहता है कि एनसीएफ 2005 के आलोक में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफएससी 2000 की समीक्षा नहीं, यहां पर होगा समीक्षा। क्या होगा? समीक्षा का एक उत्पाद है क्या? लर्निंग विदाउट बर्डन। आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए किसके बारे में बात करता है। यहां पर सिंपल क्वेश्चंस पूछना चाह रहा है कि भैया बताइए कि ये एनसीएफ 2005 जो है इसका एक मेन आधार क्या बना था। देखिए अगर किसी भी चीज का नॉर्मली आपसे आधार का बात करें ना तो भैया याद रखिएगा इसका मेन आधार था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। कौन था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब देखिए कहीं कहीं पर आपको एनईपी 1986 रहेगा या नहीं तो कहीं कहीं पर एनपीई, दोनों का मतलब एक ही होता है क्या? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें 1986 क्या बना था? इसका आधार बना था। अब सर यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है कि सर ये एनसीएफएससी क्या होता है। क्वेश्चन क्या है कि सर ये जो एनसीएफएससी है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेशनल, क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या बोलेंगे? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। क्या बोलेंगे? फॉर सेकेंडरी। क्या बोलेंगे? फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एजुकेशन। ये फुल फॉर्म को क्या करना, याद रखना। क्या बोले? एनसीएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अगला बात करते हैं। कहता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृहकार्य। अगर कोई बच्चा मान लेते हैं कि सर 10वीं और क्या 12वीं का विद्यार्थी है तो उसके लिए कुल गृहकार्य कितना करता है? तो सर ये बात करता है 2 घंटा का। कितना का? दिन में 2 घंटे का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के साधन के रूप में एनसीएफएससी को किसने प्रस्तावित कर दिया? देखिए सेम क्वेश्चन है, किसके बारे में बात कर रहा है? एनसीएफएससी। एनसीएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो भैया इसका भी आधार क्या होगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, यहां पर थोड़ा इसको सही कर देगा, 2005 ने अपनी समझ को प्राप्त किया है कहां से? सर जी कॉग्निटिव थ्योरी से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, मानवतावादी सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से। सर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सर अब हम अगला किसको देखते हैं? तो अगला सर कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। वो क्या होगा भैया? वो होगा रचनावादी। क्या होगा? वो होगा रचनावादी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या बोलेंगे सर जी? डी नंबर। संज्ञानात्मक भी नहीं होगा, मानवतावादी भी नहीं होगा, व्यवहारवादी भी नहीं होगा। भैया इसका हमेशा आंसर क्या होगा? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। क्यों? क्योंकि भैया हम आपको पहले ही बोले रचनावादी अगर कुछ भी होगा तो वो क्या होगा? आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में हमको कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट नहीं है। चलिए अगला हम 5वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 5वां क्वेश्चन यहां से कहता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को, भैया आपका विज्ञान जो शिक्षण है ये साइंस से कहीं ना कहीं सर जी आपको एनसीएफ को रिलेट कर रहा है कि विज्ञान शिक्षण को कैसा होना चाहिए? शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयार करना चाहिए। हम आपको क्या बोले हैं? जब कभी भी आपको कंपटीशन वर्ड आ जाए तो वो कैसा वर्ड होता है? नेगेटिव वर्ड होता है। इसलिए कभी भी एनसीएफ का ये मोटो नहीं होता है कि वो आपको क्या करे? परीक्षार्थी के लिए तैयार करे, एग्जाम के लिए तैयार करे, कंपटीशन के लिए तैयार करे। बल्कि भैया एनसीएफ 2005 का मेन उद्देश्य क्या होता है? लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ का क्या करना? बच्चों को अधिगम करना। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या करना? लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देना। और भैया क्या करना? रूट लर्निंग से परे क्या करना? बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। तो ये तो कभी होगा नहीं आंसर का पार्ट। अगला कहता कि संवेगात्मक रूप से संतुलित बनने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। क्या बोल रहा है भैया? यहां पर पॉइंट को पकड़िएगा। क्या बोलता है कि संवेगात्मक रूप से संतुलित बनने में शिक्षार्थियों की क्या करना भैया? सहायता करना। तो क्या बताइए आपको यहां पर ये वाला ऑप्शन लग रहा है? चलिए सब तरफ देखते हैं।
हेल्प स्टूडेंट टू बी इमोशनली बैलेंस्ड। देखिए आप बच्चे को जब भी इमोशनली बैलेंस्ड करने की बात करते हैं तो भैया ये भी कहीं ना कहीं क्या है, अच्छा बात नहीं है, ठीक ना। अगला कहता है कि हेल्प स्टूडेंट टू एक्वायर कंप्यूटेशनल स्किल, संगणना कौशल को अर्जित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। देखिए क्या बोलता है, संगणना कौशल अर्जित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है कि विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम। भैया हम आपको क्या बोलते हैं, जहां पर भी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास मिल जाए या जहां पर भी रचनावादी की बात करें वो हमेशा कैसा होता है, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वर्ड होता है। इसलिए मेरा आंसर ना तो ए होगा, ना तो बी होगा, ना तो सी होगा। आपका आंसर क्या होगा भैया, आपका आंसर होगा डी नंबर। क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा डी नंबर। चलिए हम अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमॉन्ग प्रिंसिपल प्रोसेस्ड बाय एनसीएफ 2005 फॉर द, क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, पाठचर्या विकसित करने के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सुझाया गया है। क्या बात कर रहा है भैया, कौन सा सिद्धांत जो है सुझाया गया। देखिए पहला बात क्या बोलता है, परीक्षाओं को ज्यादा लचीला बनाना और कक्षा कक्षीय जीवन के साथ एकीकृत करना। क्या बताइए, कहीं भी एनसीएफ ये बात बोलता है कि आप परीक्षा को ज्यादा लचीला बनाइए। देखिए परीक्षा लचीला बनाने की बात करता है, लेकिन ज्यादा परीक्षा को लचीला बनाना ये हमेशा कैसा हो गया भैया, ये आपको नेगेटिव वर्ड हो गया, इसलिए ये आंसर क्या हो गया, कट गया। अब देखिए अगला क्या बोलता है, अगला देखते सर जी, अगला ये किसकी बात करता है, तो अगला बात को समझिएगा। कहता है हमेशा किसकी बात करता है, कहता है यह सुनिश्चित करता है कि विद्यार्थियों के तनाव को दूर करने के लिए सीखना धैर्यपूर्वक तरीके से हो। बिल्कुल सही बात है भैया। एनसीएफ 2005 का मेन मोटो और मेन उद्देश्य है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार का बच्चे को अधिगम करना, बिना प्रेशर का, बिना बोझ का बच्चे को क्या करना है, अधिगम करवाना है। तो कहीं ना कहीं सर जी लगता है कि ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लेकिन आगे के ऑप्शन को देखते हैं। कहता है कि विषय वस्तु में विवादास्पद संदर्भ, अरे भैया विवादास्पद संदर्भ नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, कट गया ये ऑप्शन पूरा। अगला कहता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर तक सीखने के लिए क्या करना भैया, अद्यतन करना। भैया ये ऑप्शन क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सा ऑप्शन था, छठा की बात करता है, क्या बोलना। देखिए कहता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या बात कर रहा है भैया, देखना। कहता है कि अपडेटिंग द लेवल ऑफ लर्निंग टू द इंटरनेशनल लेवल, नहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आप बच्चे को साइंस पढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं क्या होगा, नेगेटिव वर्ड। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्या होगा भैया, बी नंबर। क्या कि आप बच्चे को यह सुनिश्चित कीजिए कि विद्यार्थी के तनाव को दूर करने के लिए क्या करेंगे, आप शिक्षा प्रदान करेंगे। ये साइंस का क्या है, मेन मोटो। कोई दिक्कत है, अब बोलेंगे सर नहीं। अगली बात में अगला किसके बारे में बात करते हैं, तो अगला हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। कहता है कि गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें देश की अनुशंसाओं को ध्यान में रख करके लिखी गई है। किसको ध्यान में रख करके लिखी गई है, तो भैया अब के समय में जो भी पुस्तक लिखा जाता है ना, वो एनसीएफ 2005 को ध्यान में रख करके क्या किया जाता है बाबू, लिखा जाता है। क्या बताइए, आपको कोई दिक्कत है, इसका मेन ऑप्शन क्या होगा, जहां पर देखिए कहता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, नहीं। सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई, नहीं, ये भी नहीं होगा सर जी। अगला क्या होता है, सिलेबस प्रिस्क्राइब, ये भी नहीं होगा सर जी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, किसको देख करके, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को देख करके क्या किया गया है, इसको लिखा गया। चलिए सर अगला बात करते हैं 8 नंबर को। क्या कहता है, कहता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह देश पर केंद्रित होता है। क्यों भैया, किस पर केंद्रित होता है, मेमोराइजेशन ऑफ डेफिनेशंस एंड फॉर्मूला। भैया क्या बोले, परिभाषा नेगेटिव वर्ड, सूत्र को याद करना नेगेटिव वर्ड, ये तो होगा ही नहीं। अगला क्या बोलता है कि नियमित गृह कार्य जमा करवाना। भैया गृह कार्य अपने आप में भी क्या है, ये भी सर कहीं ना कहीं आप क्या बोलेंगे कि सर अगर गृह कार्य की बात करते हैं तो ये भी अपने आप में क्या भैया, रेगुलर होमवर्क अपने आप में क्या है। जहां पर भी आपको रेगुलर होमवर्क की बात करें, ये भी भैया कैसा वर्ड होता है, तो आप बोलेंगे सर नेगेटिव वर्ड होता है। क्या होता है, नेगेटिव वर्ड। इसका मतलब ये ऑप्शन में क्या हो गया, कट गया। क्या मतलब बाबू, आपको कोई दिक्कत है नहीं। सर अगला बात करते हैं, देखिए ऑप्शन से ही आपको क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। कहता कि गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। अरे बाप रे बाप, देखिए कितना अच्छा वर्ड बोल रहा है यहां पर। क्या भैया आपको लगता है कि नहीं, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको छोड़ दीजिए, ऑप्शन को फिल कीजिए। गतिविधि, एक्टिविटी, हम क्या बोले, लर्निंग बाय डूइंग। चाहे आपको कहीं पर भी किसका बात करें, आपको बात करें लर्निंग बाय डूइंग का, किसका बात करें, लर्निंग बाय डूइंग का, क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड। चाहे आपको किसका बात करें, आपको बात करें लर्निंग बाय प्ले का, ये भी क्या होगा, बहुत अच्छा वर्ड। चाहे आपको किसका बात करें, आपको बात करें एक्टिविटी का, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड। तो दिक्कत है, चाहे आपको किसका बात करें कि बच्चा एक्टिव है, ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव वर्ड। तो देखिए गतिविधि पॉजिटिव वर्ड हो गया, में शामिल करते हुए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी आ गया, एक्टिव।
कैसा वर्ड आ गया? आपको यहां पर एक्टिव वर्ड मिल गया, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? हमेशा सी नंबर ही होगा। अगला देखते सर जी, कहता है ना कि शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। भैया क्या बोले? व्याख्यान करना और अनुदेशन करना, ये हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव वर्ड, तो ये भी कभी आपका आंसर का पार्ट नहीं होगा। कोई दिक्कत है बाबू? अगर आपको एक भी दिक्कत आता है तो आप पहले जो है क्या कीजिए, एनसीएफ 2005 वाला जो मेरा लेक्चर अपलोड है आप उसको देखिए, ठीक है ना। चलिए अब हम अगला किसके बारे में बात करते हैं, तो अगला हम 9 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या कहता है? कहता है कि एज पर एनसीएफ 2005 वन मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन स्कूल। कहता है कि स्कूल में मैथमेटिक्स एजुकेशन का क्या गोल है, क्या रोल है, समझिए। कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैथमेटिक्स का क्या पूछ रहा है आपको? मेन गोल पूछ रहा है। कहता है कि संख्या संबंधित कौशल का विकास करना। क्या बताइए, आपके क्लास में मैथमेटिक्स इसीलिए सिखाया जा रहा है ताकि आपके अंदर क्या हो जाए, क्या हो जाए भैया? आपके अंदर संख्या संबंधित कौशल हो। आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं, संख्या संबंधित कौशल जब भी आपको मिले ये कैसा गोल होता है? ये नैरो गोल है। क्या है? नैरो गोल। बच्चा का ये संकीर्ण मानसिकता, इसका मतलब ये तो कभी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला कहता है कि इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, समस्या समाधान कौशल का विकास करना। सर जी अभी तक तो लगता है कि सर ये बहुत अच्छी बात है। क्या आप बच्चे के अंदर क्या कर रहे हैं भैया? इनहेंस कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को, तो भैया ये कहीं ना कहीं क्या है? ये हायर गोल है। अच्छी बात है सर जी, समस्या समाधान कौशल को विकास करना। लेकिन सर जी हमेशा पेडागोजी में एक ही ऑप्शन सही नहीं होता, आप चारों ऑप्शन को पहले क्या कीजिए? पढ़ा कीजिए, फिर आंसर को टिक कीजिए। लेकिन सर ये कहीं ना कहीं सही है। अगला विश्लेषणात्मक योग्यता को क्या बोलेंगे सर जी? क्या बोलेंगे? पोषित करना। क्या बोलेंगे भैया? इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं? नर्चर एनालिटिकल एबिलिटी। सर ये भी आपका आंसर क्या होगा? नहीं हो सकता। अगला देखिए, मैथमेटाइज द चिल्ड्रेन थ्रू प्रोसेस, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीय रूप करना। अरे बाप रे बाप, हम आपको क्या बताए थे? पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड में जहां पर भी आपको मैथमेटाइजेशन मिल जाए, गणितीयकरण मिल जाए, आंख बंद करना और उस आंसर को टिक कर देना, क्योंकि वो क्या होता है? बहुत बढ़िया पॉजिटिव वर्ड होता है। क्या होता है? बहुत बढ़िया। मैथमेटिक्स में आपको 3 वर्ड को ध्यान रखना कि जहां पर भी आपको कौन सा मेथड आ जाए, एक मेथड आ जाए जिसको हम लोग बोलते हैं कलन विधि, एल्गोरिथम मेथड, ये हमेशा कैसा वर्ड होता है? तो आप बोलेंगे सर ये नेगेटिव वर्ड होता है, ये कभी भी आपका आंसर का पार्ट नहीं होगा जब आपका क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आंसर नहीं वाला है तो कलन विधि हमेशा आपका आंसर का क्या होगा? पार्ट होगा। अगला, अगर सर जी आपको मैथ में क्या मिले? गणितीयकरण मिल जाए, मैथमेटाइजेशन मिल जाए, तो ये हमेशा क्या होता है भैया? पॉजिटिव वर्ड होता है। ये आपका हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव क्वेश्चंस के लिए आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। तो भैया अगर हमसे कोई पूछ ले कि सर ये 9 नंबर का आंसर क्या होगा, तो भैया इसका आंसर होगा डी नंबर। क्या होगा? इसका आंसर होगा डी नंबर। क्या बतलाइए? यहां तक में आपको कोई तरह का कोई भी दिक्कत है? चलिए अगला हम किसके बारे में बात करते हैं? अगला बात करते हैं 10 नंबर के बारे में। कहता कि इन सोशल साइंस द रिसेंट एनसीएफ पोजीशन पेपर ऑन एग्जामिनेशंस रिफॉर्म एम्फेसाइज, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही की एनसीएफ आधार पत्र डैश पर बल देता है। ये किस पर बल देता है बाबू? इसकी बात करता है। कहता कि खुली पुस्तक परीक्षा पर, क्या बतलाइए? इस पर बल देता है। तो भैया कभी भी खुली पुस्तक परीक्षा पर बल नहीं देता। अगला सर जी कंटिन्यूअस असेसमेंट, भैया बहुत बात है, बच्चे का आकलन करना अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जब आप बच्चे का आकलन करेंगे, अगर उसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि पाया जाएगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं सर जी? सुधार कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो सर जी ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे देखते हैं सर जी, परीक्षा निष्पादन, टेस्ट परफॉर्मेंस, नहीं टेस्ट परफॉर्मेंस को ये इस पर तो कभी भी एनसीएफ बल नहीं देता है। अगला परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था, कभी भी सर इस पर भी बल देता है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? बी नंबर। कंटिन्यूअस असेसमेंट पर जो है भैया हमेशा क्या होता है? एनसीएफ जो है वो बल देता है, सतत आकलन पर बल देता है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? ये बी नंबर होगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रकाशित हुई है। अगर भैया आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए तो इसके लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा कब प्रकाशित हुई भैया? आप क्या बोलेंगे? देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? 1998 में, 1988 में, 2088 में, 2018 में। और अगला एक क्वेश्चन क्या था भैया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस 11 नंबर का आंसर क्या होगा भैया? तो आप क्या बोलेंगे सर जी? ये क्या होगा? देखिए कभी भी अगर सर जी बात किया जाए किसके बारे में, आपसे बात करें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा कब तैयार हुई है, तो भैया आपको मालूम होगा। देखिए यहां पर ये क्वेश्चंस को समझना है, थोड़ा सा ये क्वेश्चंस को समझना, क्वेश्चन कहता क्या है। देखिए ये क्वेश्चंस किस पर बात करता है? ये क्वेश्चंस बात करता है क्वालिटी एजुकेशन पर। देखिए जब भी कभी आपसे बात करे कि करिकुलम फ्रेमवर्क मतलब फॉर क्वालिटी एजुकेशन वाज पब्लिश्ड, क्वालिटी एजुकेशन के लिए कब पब्लिश हुआ था, तो आप हमेशा टिक करेंगे किसको सर जी? 1998 को। जब भी क्वालिटी की बात करें,
किसकी बात करें, जब भी क्वालिटी की बात करें तो किसको टिक करेंगे, 1998। लेकिन सर जी अगर इसका मेन पब्लिश की बात होगा अब क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे सर जी ये तो पब्लिश हुआ था 1975 में भी, और कब सर जी इसका जन्म था 1988 भी था कि नहीं, 75 था, 1988 था, और क्या बोलेंगे सर जी, और आप बोलेंगे सर 2000 था, और क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सर 2009 था कि नहीं था भैया, और क्या बोल सकते हैं, ये सब जो भैया क्या आपका ये है। लेकिन जब भी यहां पर बात किसका कर रहा है, क्वालिटी का, तो क्वालिटी में क्या होगा 1998। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जगह भैया क्या आपको, इसका आंसर जगह बी नंबर। देखिए अब अगला बात किसके बारे में बात करता है, अगला किसके बारे में बात करता है, तो अगला कहता है कि एनसीईआरटी रिव्यू द क्या एनसीएफएसी 2000 इन द लाइट ऑफ द रिपोर्ट। एनसीईआरटी ने रिपोर्ट के आलोक में एनसीएफएसी 2000 की समीक्षा की है, किस पर, लर्निंग पर, लर्निंग विदाउट बर्डन पर, लर्निंग विथ बर्डन, मतलब बोझ के साथ सीखना, ये तो कभी भी नहीं होगा। उपरोक्त सभी क्या भैया बताइए, उपरोक्त जब कभी सर जी ये नहीं होगा तो क्या ये कभी होगा, नहीं होगा। लर्निंग और लर्निंग विदाउट बर्डन, तो भैया क्या होगा, हम क्या बोले, एनसीएफ 2005 का मेन मोटो ही है लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बिना भार का बच्चे को क्या करना है, अधिगम करवाना है। इसका मतलब भैया इसका हमेशा आंसर क्या होगा, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ का, बिना भार का बच्चे को क्या करना, अधिगम करवाना है। अगला कहता है कि भैया राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, यहां पर इसको काट दीजिए, यहां पर क्या होगा 2005 के संबंध में राष्ट्रीय संचालन समिति में कितने सदस्य थे। हम आपको क्या बोले थे कि जब भी सर जी आप किसको पढ़ते हैं, आप पढ़ते किसको, एनसीएफ को, किसको पढ़ते भैया, एनसीएफ को, तो हम क्या बोले थे इसमें कितने सदस्य हैं। देखिए जब भी इसमें सदस्य की बात करें तो याद रखना इसमें टोटल 38 सदस्य था, लेकिन 38 सदस्य में से अगर कभी भी आपसे किसका बात करें, कार्यकारी सदस्य की बात करें, किसकी बात करें, कार्यकारी सदस्य की बात करें तो ये भैया कितना था, ये था 35, कितना था 35, और भैया 3 सदस्य कहां से थे, तो ये एनसीईआरटी की तरफ से था, किसके तरफ से था, ये एनसीईआरटी की तरफ से था। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या पूछता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के संबंध में राष्ट्रीय संचालन समिति में कितने सदस्य थे। 21 कभी नहीं होगा, 53 कभी नहीं होगा, 12 कभी नहीं होगा, तो क्या होगा 35। इसका मतलब इसमें जो है सर जी एनसीईआरटी को शामिल नहीं किया गया, क्या बोलेंगे, एनसीईआरटी को शामिल नहीं किया गया। अगर एनसीईआरटी को शामिल करके तो इसमें कितने मेंबर थे, 38, और कार्यकारी में कितने थे 35, एनसीईआरटी की तरफ से कितने थे, तो आप बोलेंगे सर 3। क्या मतलब कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका भी चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए अगला हम किसके बारे में बात करते हैं, अगर सर जी यहां पर बात करें कि ये 21 क्या था, तो भैया हम क्या बोलेंगे, ये 21 क्या था, तो भैया ये फोकस ग्रुप था। जब कभी भी आपसे बात करें कि आपके एनसीएफ 2005 में कितने फोकस ग्रुप थे, हम क्या बोलेंगे 21 फोकस ग्रुप। बच्चा याद कर लेना कितने फोकस ग्रुप थे, तो आप बोलेंगे सर जी 21 फोकस ग्रुप था, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। याद रख लेना, क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए आगे। अगला देखिए क्या बात करता है, अगला बात करता है किसके बारे में सर जी, कहता है कि एनसीएफ प्रस्तावित करता है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए, किस पर, मार्क पर, यहां पे MARK होगा, मार्क होगा, इस पर कभी नहीं। ग्रेड, बोथ मार्क एंड ग्रेड, ये जब सर जी मार्क होगा ही नहीं तो बोथ मार्क मतलब ऐसे कट गया, नॉन ऑफ दिस, जब एक भी कट गया तो ये भी डी ऐसे कट गया, अब बचा क्या, ग्रेड। सर ये किसकी बात करता है, ग्रेड की बात करता है। हम क्या बोले थे, ग्रेड सिर्फ एक जगह को छोड़ करके, कहां पर, आपको सर जी एनसीएफ को छोड़ करके, हम किसकी बात किए बाबू, हम आपको बात किए हैं कि ग्रेड एक जगह एनसीएफ को छोड़ करके बाकी सारे के सारे जगह ग्रेड कैसा वर्ड होता है, आप बोलेंगे सर ये नेगेटिव वर्ड होता है, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। किसकी बात करता है, नेगेटिव वर्ड होता है, कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं। चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कि आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं, जवाब दे पाते हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई एक बालक है, जो बालक मान लेते हैं कि सर जी ये जो है 82 नंबर लाया है, कितना नंबर लाया है, ये 82 मार्क लाया है, बताइए ये बच्चा कौन से ग्रेड में है, ये बच्चा कौन से ग्रेड में है। अगर ये बच्चा 82 नंबर लाया है तो ये बच्चा कौन से ग्रेड में है, क्या बतलाइए, बतला सकते हैं बाबू, बतला सकते हैं। देखिए अगर आपको ग्रेड को समझना है तो आप यहां से थोड़ा सा क्या कीजिए, ग्रेड को समझिए। देखिए अगर कोई बच्चा 91 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक लाता है तो वो बच्चा कौन से ग्रेड में है, A1 में है। अगर वही बच्चा सर 81 नंबर से लेकर के 90 नंबर तक लाता है तो वो बच्चा कौन से ग्रेड में है, A2 ग्रेड में है। अगर वही बच्चा सर जी कहां से कहां तक, आप बोलेंगे सर जी 71 से लेकर के 80 नंबर तक लाता है तो वो बच्चा कौन से ग्रेड में है, B1 ग्रेड में। अगर वही बच्चा 61 से लेकर के 70 नंबर तक लाता है तो वो बच्चा कौन से ग्रेड में है, B2 ग्रेड में। कोई दिक्कत है, हम कितने नंबर की बात किए हैं, 82 नंबर, तो 81 से 90 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 82। इसका मतलब वो बच्चा कौन सा ग्रेड लेकर के आया है, A2 ग्रेड लेकर के आया। आप ऐसे करके भी क्या कर सकते हैं बाबू, ग्रेड निकाल सकते हैं। और ग्रेड एनसीएफ को छोड़ करके बाकी सारे के सारे जगह पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। कोई दिक्कत है, तो भैया यहां पर यही क्वेश्चन पूछा है कि एनसीएफ प्रस्तावित करता है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होना चाहिए, कैसा बच्चे का मूल्यांकन करना चाहिए, इसके आधार पर। क्यों, सोचिए
ऐसा क्यों किया गया? जरा सोचो कि अगर कोई बच्चा को 82 नंबर आया है तो वो भी A2 है, वो भी बोलेगा अपने पेरेंट्स को कि हमको 82 नंबर आया जी। की सोचिए, अगर सिर्फ 90 नंबर वाले को A2 बोलते और 81 नंबर वाले को आप जो है या 89 वाले को आप क्या बोलते, कुछ और दूसरा ग्रेड के नाम से जानते हैं, तो एक नंबर कम आने से उस बच्चा के मोरलिटी पर कितना इफेक्ट पड़ता, उस बच्चा पर कितना इफेक्ट पड़ता। लेकिन अगर आप सभी बोलते हैं कि नहीं, कोई बच्चा 2, 4, 5 नंबर से अगर आगे पीछे होता है उसको हम एक ही ग्रेड में रखेंगे। इसका मतलब कोई अगर बच्चा 82 है तो भी बोलेगा हमको A2 है, 83 है तो A2 है, 86 है तो A2 है, यहां तक कि 89 है तो A2 है, और यहां तक कि 90 है तो क्या बोलेगा A2 है। इसका मतलब इतना से इतना के बीच का अगर बच्चा रहेगा तो सब का सब A2 है। इसीलिए सर जी एनसीएफ बोलता है कि बच्चे का मार्क किस में दिखाइए, ग्रेड में दिखाइए। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। चलिए आगे हम किसकी बात करते हैं, आगे देखिए क्या बोलता है। कहता है भैया कि देश ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के साधन के रूप में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा था। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का प्रस्ताव किसने रखा था? बार बार बोले सर जी, कुछ नहीं होगा, ये होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। देखिए अगर एनपीई है तो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, लेकिन मेन हम लोग क्या लिखते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इसका क्या मतलब, शिक्षा का आधार बनता है। क्या मतलब, कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए अगला बात क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि नेशनल फोकस ग्रुप वेयर सेट अप अलोंग विद नेशनल सेटरिंग कमिटी टू रिव्यू द एनसीएफ 2005। भैया किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भैया? फोकस ग्रुप। कहता है कि राष्ट्रीय फोकस समूह को राष्ट्रीय संचालन समिति के साथ राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया है। तो भैया इसका आंसर क्या होगा? अभी हम आपको तुरंत बोले थे कि कितने फोकस ग्रुप है बाबू, तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर अगर फोकस ग्रुप की बात करेंगे तो ये कितना है, ये है 21। अगर सर जी हम टोटल एनसीएफ में सदस्य की बात करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 38। इसमें कार्यकारी की बात करेंगे तो ये कितना होगा, 35। और अगर इसमें एनसीईआरटी की तरफ से बात करेंगे तो वो कितना होगा बाबू? आप बोलेंगे सर जी वो 3 होगा। क्या होगा बाबू? आप बोलेंगे सर वो कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर कि वो 3 होगा। क्या बताइए, कोई दिक्कत है? अब सर देखिए अगला बात करते हैं, अगला किसके बारे में बात करते हैं? अगला बात करता है, कहता है कि देश राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज के एक अध्याय में परीक्षाओं के रूप में संदर्भित करता है। भैया बताइए किसके रूप में? चूहादौड़। कभी भी बच्चा चूहादौड़ नहीं करेगा, घुड़सवार नहीं करेगा, तो इनमें से कोई नहीं तो इसे कट गया तो बच्चा क्या, बाघादौड़, हडल रेस के रूप में क्या करेगा, परीक्षा के लिए तैयार होगा। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अगला देखिए भैया किसके बारे में बात करते हैं। अगला कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चा क्या है, कहता है अब बच्चा स्टूडेंट क्या है, पेसिव रिसिपेंट ऑफ कंटेंट डिलीवर्ड बाय टीचर। बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता। अरे भैया कभी भी अगर निष्क्रिय वर्ड मिल जाए तो ये कैसा वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। बल्कि सर जी टीचर भी हमेशा कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। और टीचर के साथ साथ भैया स्टूडेंट या चिल्ड्रेन भी कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। यहां तो निष्क्रिय की बात कर दिया, ये ऑप्शन तो कभी भी आपका आंसर का पार्ट नहीं होगा। क्या बोलेंगे बाबू, ये नहीं होगा। देखिए अगला किसके बारे में बात करते हैं। अगला बात क्या बोलता है, अगला कहता है कि बच्चे में अधिगम को विनिमय करने की क्षमता नहीं होती। अरे भैया कैसा पगला वाला बात करता है, बच्चा में सर जी रेगुलेट करने की क्षमता नहीं होती, बिल्कुल रेगुलेट करने की क्षमता होती है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अगला कहता है कि बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ। अरे भैया क्या बोलते हैं, जहां पर भी रूट लर्निंग की बात आ जाए, मेमोरी करने की बात आ जाए, कंठस्थ करने की बात आ जाए, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे राजा, मेरे हीरा, क्या होगा, ये आपका नेगेटिव आंसर होगा। क्या होगा, नेगेटिव आंसर होगा। ये नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब सर जी ये भी कभी का आंसर नहीं होगा। अगला बचा क्या, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्या बोले कि चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, उसको कभी भी पैसिव नहीं मानना बाबू, उसको क्या मानना है, एक्टिव मानना, सक्रिय मानना। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा डी नंबर। क्या होगा, 18 का डी। क्या होगा, 18 का डी। अब सर अगला किसके बारे में बात करते हैं, 19 नंबर के बारे में। कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है, सक्रिय, जुड़ाव और बातचीत पर। देखिए सर कहीं ना कहीं सही लग रहा है, सक्रिय अच्छी बात है, जुड़ाव करना अच्छी बात है, बातचीत, क्योंकि बच्चा अगर बातचीत करेगा तो बच्चा में बातचीत के माध्यम से क्या होगा, अपनी भाषा का आदान प्रदान होगा। और जब बच्चे में भाषा का आदान प्रदान होगा तो बच्चे में क्या होगा, एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। अगला ड्रिल एवं रिपीटेड प्रैक्टिस, वेधन और बार बार अभ्यास, हमेशा क्या बोले थे, नेगेटिव वर्ड होता है, कभी भी आंसर नहीं होगा। अगला सामग्री को रट कर याद करना, हम क्या बोले थे, कभी भी रट कर याद करना, ये कैसा वर्ड होता है, ये नेगेटिव वर्ड होता है, इसका मतलब ये आंसर कभी भी नहीं होगा। अगला क्या बोलता है भैया, उत्तेजना, प्रतिज्ञा, संज्ञान, ये भी कभी भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो भैया ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ए नंबर। तो हम क्या बोलेंगे बाबू, 19 का आपका आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा। क्या होगा, 1 नंबर होगा। चलिए अब सर हम किसके बारे में बात करते हैं, अगला हम बात करते हैं सर जी 20 नंबर के बारे में। देखिए क्या बोलता है, कहता है कि द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ड्राइव इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, क्या, देखिए कहता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डेस्क से प्राप्त की है, कॉग्निटिव थ्योरी से,
मानवतावादी से, बिहेवियर से और रचनावादी से। हम क्या बोले, ना तो संज्ञानात्मक सिद्धांत होगा, कभी नहीं होगा, ना तो मानवतावादी होगा, ना तो व्यवहारवादी होगा, होगा क्या भैया, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी नंबर। तो भैया 20 का क्या बोलेंगे हम 20 का आंसर क्या बात करेंगे सर जी, आपसे डी नंबर की बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करेंगे। सर क्यों हम हमेशा रचनावादी अप्रोच की बात करते हैं? देखिए, अगर आप कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो ये अप्रोच लाने से बच्चा क्या होगा, लर्निंग बाय डूइंग होगा। क्या होगा, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, मतलब बच्चा किसी भी काम को क्या करेगा, खुद से करके सीखेगा। और अगर बच्चा किसी भी काम को खुद से करके सीखेगा तो बच्चा का सोच कैसा होगा, बच्चा ओपन माइंडेड होगा। क्या होगा, ओपन माइंडेड। और जब बच्चा ओपन माइंडेड होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इससे बच्चा का सोच कैसा होगा, आप बोलेंगे सर कि बच्चा का सोच कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, मतलब बच्चा क्या करेगा, एक से किसी भी एक बात पर एक से अनेक पहलू के बारे में क्या करेगा, सोच करके लिख सकता है। इसलिए भैया जब भी आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट कुछ भी मिल जाए, रचनावादी मिल जाए, तो रचनावादी को टिक करना। क्यों, क्योंकि रचनावादी अभिगम से बच्चा क्या होगा, खुद से करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग होता है। और जहां पर लर्निंग बाय डूइंग होता है उससे बच्चा का ओपन माइंडनेस बढ़ता है, और ओपन माइंडनेस बढ़ने से बच्चा का सोच कैसा होता है, डाइवर्जेंट। और आपको मालूम है कि डाइवर्जेंट हमेशा कैसा वर्ड होता है, एक अच्छा पॉजिटिव वर्ड होता है। लेकिन अगर यहीं पर कन्वर्जेंट होता तो वो क्या होता, नेगेटिव वर्ड होता। अगर यहीं पर क्लोज की बात करते तो वो भी कैसा होता, नेगेटिव वर्ड होता। कोई दिक्कत है, बोलेंगे सर नहीं। अगला सर देखते हैं सर किसके बारे में, अगला हम बात करते हैं 21 नंबर के बारे में। देखिए ये क्या होता, कहता कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती है, जरा समझिए। कहता है कि यह विद्यार्थी को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण। हम क्या बोले, वर्गीकृत करना। जब भी बच्चे को क्लासिफाई करने की बात आ जाएगी, ये हमेशा क्या होगा, एक नेगेटिव वर्ड होगा। और जो नेगेटिव वर्ड होगा वो कभी भी मेरे आंसर का पार्ट पॉजिटिव में तो नहीं होगा। हाँ, अगर यहां क्वेश्चन रहता कि नहीं होगा तो यही मेरा आंसर होता। यह अध्यापक को बच्चे को डांटने के लिए, क्या बोले, डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराता है। भैया डांटना हमेशा कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड। ये कभी भी मेरा आंसर नहीं होगा। बच्चे को डांटने की बात करें, फटकारने की बात करें, पुरस्कृत करने की बात करें, सब के सब बाबू क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। कोई दिक्कत है। अगला कहता कि यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करते हैं। भैया देखिए, आप बच्चे के समाधान को पहचानने में हेल्प कर रहे हैं, सर बहुत बढ़िया पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन अभी आगे और पढ़ते हैं। यह कक्षा से कुछ बच्चे को हटाने के लिए क्या बोलता है, आधा स्थान उपलब्ध। भैया कक्षा से आप हटाने की बात करते हैं, ये कभी भी नेगेटिव वर्ड होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। क्या होगा मेरे सुगा, इसका आंसर होगा सी नंबर। क्या बताइए दोस्त, आपको कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे नहीं। आगे देखते चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछिए। अगला क्या बोलता है, कहता कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। देखिए कहता निष्क्रिय तो कभी भी नहीं होगा, निष्क्रिय कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। होगा कैसा, सक्रिय। अब सक्रिय और सरल है मतलब आसान है, नहीं भैया। अरे बच्चा कहता कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम, बच्चा अधिगम कहां से करता है? तो आप बोलेंगे सर कि हम आपको क्या बोले हैं कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है, सीखना। और बच्चा सीखता कहां से है, आप बोलेंगे सर बच्चा हमेशा कुछ कहां सीखता है, समाज से सीखता है। और बच्चे के समाज में ही सर जी कौन आता है, आप बोलेंगे सर टीचर आता है। यहीं पर क्या आता है, बच्चा का पेरेंट्स आता है। ये सब कुछ तो क्या है, यहीं पर सर जी क्या आता है, स्कूल आता है। यहीं पर सर जी क्या आता है, आप बोलेंगे कोचिंग क्लासेस आता है। ये सब का सब क्या है, समाज का हिस्सा। इसीलिए सर जी बच्चा जो अधिगम करता है वो सक्रिय और सामाजिक होता है, एक्टिव और सोशल होता है। कभी भी आप सरल की बात नहीं करेंगे, सरल नहीं होता है, बल्कि ये सामाजिक होता है। क्यों, क्योंकि बच्चा हमेशा समाज में रह करके क्या करता है, एक से दूसरे अप्रोच को सीखता है। कोई दिक्कत है? इसका आंसर क्या होगा बाबू, बी नंबर होगा। कोई दिक्कत है? बोले नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस, अब देखिए यहां से क्या हो गया, ईवीएस का क्वेश्चन शुरू। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में किसकी बात करता है, ईवीएस पाठ्यक्रम में किसकी बात करता है, ईवीएस पाठ्यक्रम सुझाव में 6 थीमों में 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। देखिए आपको मालूम है कि सर ईवीएस में कितना थीम है, तो आप बोलेंगे सर जी 6 थीम है। देखिए 6 थीम में सर जी क्या है, प्लांट आपका थीम है, एनिमल आपका थीम है, फैमिली एंड फूड आपका थीम है, लेकिन सर जी मटेरियल आपका थीम नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, कट गया। अगला फैमिली थीम है, फ्रेंड्स एंड फूड आपका थीम है, वाटर थीम है, ट्रेवल ये भी थीम है। ये तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, कहता थिंग वी कैन मेक डू ये थीम है, फूड आपका थीम है, लेकिन मटेरियल एंड प्लांट मटेरियल आपका थीम नहीं है। इसका मतलब ये भी गया। अगला वर्क एंड प्ले, सर जी ये थीम नहीं है सर जी। अगला फूड आपका थीम है, मटेरियल आपका थीम है, ट्रेवल आपका थीम है। सर जी इसका मतलब यहां पर जो 4 को हमको मिल रहा है वो कहां पर मिल रहा है, फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, वाटर, ट्रेवल। ये इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी। मतलब सर इस चारों ऑप्शन में से 4 ऑप्शन जो सही है वो कौन सा वाला है, बी वाला है, जो ईवीएस का क्या है, 6 थीम में से
4 थीम है। जब हम आपको ईबीएस पढ़ाएंगे तो हम आपको ईबीएस में सर आपको बतलाएंगे कि ईबीएस में टोटल कितने थीम है, 6 थीम है, और ये 6 थीम कौन कौन सा है ये हम आपको बताएंगे। अगर आपको अभी मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ईबीएस का और 2 जो बचा हुआ थीम है वो थीम कौन कौन सा है, ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला सर हम किसके बारे में बात करते हैं, अगला बात करते हैं सर इसके बारे में 24 नंबर क्वेश्चन के बारे में। कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईबीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है, ईबीएस के बारे में सही है। कहता है कि ईबीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा, अब देखिए ईबीएस के बारे में सर जी आप एक तो बात जान लीजिए, ईबीएस जो होता है ना ये कैसा होता है, इंटीग्रेटेड होता है। क्या होता है, इंटीग्रेटेड, क्या होता है, ये इंटीग्रेटेड होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एकीकृत होता है। लेकिन ईबीएस एकीकृत किसके रूप में होता है, सबसे पहला एक तो ईबीएस खुद अपने रूप में होता है, दूसरा सर जी ईबीएस के बारे में क्या बोलेंगे, ये साइंस में होता है, और तीसरा क्या बोलेंगे सर जी, ये एसएसटी मतलब सोशल साइंस। मतलब ईबीएस जो होता है ये हमेशा 3 चीज के साथ में क्या होता है बाबू, इंटीग्रेटेड होता है। किसका, खुद ईबीएस, साइंस और सोशल साइंस के बीच में। देखिए क्या बोलता है कि ईबीएस सिलेबस रिप्रेजेंट इंटीग्रेटेड ऑफ द एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड सोशल साइंस। सर जी यहां पर 2 की ही बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अगला को देखते हैं, ईबीएस सिलेबस क्या बोलता है, यहां पर क्या बोलता है कि ईबीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान एक दे दिया, पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। सर जी यहां पर भी 2 की बात किया, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या बोलता है कि ईबीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। सर जी ई भी क्या होगा, ईबीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण, ई भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या कहता है कि ईबीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान 1 नंबर। देखिए यहां पर क्वेश्चन को देखिएगा सही, क्या बोलता है कि विज्ञान बिल्कुल सही है, सामाजिक विज्ञान दूसरा सही है, और क्या बोलता है पाठ्यक्रम ईबीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान सामाजिक विज्ञान। भैया चलो एक बार इसको ऑप्शन को देखते हैं, एक बार ऑप्शन देखते सही क्या क्या बोलता है, थोड़ा नीचे देखिए क्या बोलता है। कहता है कि ईबीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा 1 नंबर हो गया और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। सर जी कभी नहीं होगा कि वो 2 की बात करता है, कोई दिक्कत है। अगला कहता है कि ईबीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है, ये भी सर जी हमको सही नहीं लगता। अगला ईबीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, और तीसरा क्या बोलता है कि ईबीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। देखिए आ गया ना, देखिए विज्ञान 1 नंबर आ गया, सामाजिक विज्ञान 2 गो सब्जेक्ट आ गया, और पर्यावरण शिक्षा। देखिए विज्ञान मतलब क्या आ गया भैया, आप इसी को बोलते हैं साइंस, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं साइंस। सामाजिक विज्ञान मतलब क्या आ गया, यहीं पर आ गया एसएसटी, और पर्यावरण शिक्षा यहीं पर क्या आ गया ईबीएस। हम आपको क्या बोले थे कि हमेशा इन्वायरमेंटल साइंस 3 रूप में एकीकृत है, किसके रूप में, साइंस के रूप में, एसएसटी के रूप में और ईबीएस के रूप में। अरे कहने का मतलब है कि आपका ईबीएस कहां से शुरुआत होता है, कक्षा 3 से लेकर के 5 तक में, और आप जब छोटे बच्चे को 3 क्लास 4 क्लास और 5 क्लास में ईबीएस पढ़ाते हैं तो आप ईबीएस के रूप में उसको ईबीएस पढ़ाते हैं, ईबीएस के रूप में आप उसको साइंस पढ़ाते हैं, और ईबीएस के रूप में आप उसको बाबू क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, सोशल स्टडीज मतलब सर जी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पढ़ाते हैं कि नहीं। यही बात बोलता है सब जगह पर। सर जी देखिए ये सब भी सही है, लेकिन 2-2 जगह ही 2-2 सब्जेक्ट ही है, लेकिन यहां पर 3 सब्जेक्ट है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। कोई दिक्कत है, अब बोलेंगे सर नहीं, एक एक चीज को समझिए, अगर आपको दिक्कत आता है तो आप एक बार नहीं 1000 बार पूछिए कमेंट सेक्शन में भी, कोई दिक्कत है नहीं। अगला सर देखिए किसके बारे में बात करता है, अगला 25 नंबर के बारे में क्या बात करता है, अगला 25 नंबर के बारे में क्या बात करता है। कहता है कि दिए गए कथनों में कौन सा ईबीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 की सिफारिश करता है। किसकी बात करते हैं सर जी, हम आपसे बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन को सर एक बार आप लोग देखिए और क्या कीजिए, समझाने का हमको कोशिश कीजिए। देखिए दिए गए कथन में कौन सा ईबीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 की सिफारिश करता है, मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन ढूंढना। कहता है कि सीखने के लिए स्कूल घर समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं, अरे भैया सीमा की बात करते हैं, लिमिटेशन हमेशा कैसा वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड, कभी भी मेरा ये आंसर नहीं होगा। अगला कहता है कि रटकर सीखने को हतोत्साहित करना। देखिए आपको लगेगा कि सर जी हतोत्साहित करना ये कैसा वर्ड होता है, ये नेगेटिव वर्ड होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन देखिए अगर आपको हम गलत काम करने के लिए हतोत्साहित करें तो ये क्या अच्छी बात है ना। हम आपको बोले रे बाबू पढ़ो लिखो मत, इसके लिए तुमको हतोत्साहित करें, हट चट्टा कहेगा, क्या पढ़ता है, पढ़ करके क्या जो है मतलब बड़का आदमी बना है, इसका मतलब हम आपको अच्छा काम से रोक रहे हैं, ये नेगेटिव वर्ड हो गया। हतोत्साहित करेंगे अगर हम गलत काम करने के लिए कि तुम चोरी मत करो, ये बिल्कुल सही बात है, चाहे हतोत्साहित करना नेगेटिव वर्ड है, लेकिन देखिए यहां पर आप किसके लिए इसको हतोत्साहित करें, रटकर सीखने को हतोत्साहित करें। भैया रटकर सीखना ये हमेशा कैसा वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड। इसका मतलब आप गलत काम करने के लिए इसको हतोत्साहित कर रहे हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भैया, और अगर आप गलत काम करने के लिए किसी को हतोत्साहित कर रहे हैं तो भैया ये ओवरऑल हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर आप अच्छे काम के लिए हतोत्साहित करते तो ये नेगेटिव वर्ड होता, लेकिन आप यहां पर क्या कर रहे हैं, गलत काम के लिए हतोत्साहित कर रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है
रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, सही बात है। अगला देखते हैं, कहता कि किताबी शिक्षा से प्रस्थान, क्या बोलता है कि डिपार्चर फ्रॉम बुकिश लर्निंग, क्या बात करता है भैया, इसकी बात करता है, किसकी बात करता है कि किताबी शिक्षा से दूर की बात करता है कि भैया क्या बोलता है किताबी शिक्षा। अरे भैया सिंपल बात है, कभी भी कहीं पर बात किया गया कि सिर्फ और सिर्फ आप बुकिश सेंटर बन जाइए, टीचर सेंटर बन जाइए, हमेशा चाइल्ड सेंटर। मतलब भैया किताब से बाहर निकलिए और किताब से बाहर निकल करके आउटलाइट ऑफ द जोड़ जोड़िए बच्चे को और तब उसको पढ़ाइए। इसका मतलब सही कहीं ना कहीं ये भी क्या लगता है, सही लगता है। आगे की बात करते हैं, स्कूल में बच्चों के जीवन को, स्कूल में क्या बोल, स्कूल के यहां पर चबाहर लिख दिया, यहां पर क्या होगा, स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। भैया ये भी सर कहीं ना कहीं क्या हो गया, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब सर जी इसका एक आंसर कभी नहीं हो सकता है और इसका आंसर क्या होगा, 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। तो जब ये सर जी ए होगा और ये बी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी सी और डी। अब देखिए सर जी कहां पर बी सी और डी है, देखिए सर कहां पर बी सी और डी है, तो आप बोलेंगे सर जी डी नंबर। देखिए बी सी और डी है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। कोई दिक्कत है नहीं। देखिए अगला सर क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 25 नंबर अगला क्या बोलता है, कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए, लिंग संबंधित विषय की तथा हस्ताक्षरण के मुद्दों का समालोचना करना। क्या भैया समालोचना करना, क्या ये अच्छी बात है? हमेशा हमको बताइए, क्या अगर आप कहीं पर भी बच्चे को समालोचना करवाते तो क्या अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। कहता है क्रिटिकली एड्रेस जेंडर कैंसर एंड इश्यूज टू द ये मार्जिनलाइजेशन। तो सही समालोचना करना ये कैसा वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है। क्या जब भी आपको कहीं पर सर कैसा वर्ड मिल जाए समालोचना करना, तो कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे को कंठस्थ करने की कला का विकास करना, अरे भैया याद करना, कंठस्थ करना कैसा वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड, ये कभी भी मेरा आंसर नहीं होगा। अभी तक में ए सही लग रहा, बी बिल्कुल कट गया। अभी सर जी आगे के ऑप्शन को भी देखते हैं, आगे का ऑप्शन को, आगे का ऑप्शन क्या बोलता है, आगे का ऑप्शन क्या बोलता है, कहता कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने के वर्णन को महत्व पर जोर देना। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना। देखिए वर्णन करने की बात कर रही है, एम्फेसाइज करने की बात कर रही है, तो क्या बतलाइए भैया आपको ये सही लग रहा है? आप एक बार सर देखिएगा क्या बात कर रहा है, वर्णन करने की बात कर रहा है, तो क्या आपको यहां पर ये ऑप्शन सही लग रहा है? थोड़ा सा देखिए, वर्णन करना, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने के वर्णन पर महत्व पर जोर देना। सर कहीं ना कहीं छोटा कक्षा में वर्णन करना ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक ना। आगे देखते सर जी, वातावरण संबंधित प्रमुख मुद्दे को पहचानना और प्रत्याहन करना, ये भी सर क्या होगा, रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल। हम क्या बोलते हैं, जहां पर भी रिकॉग्नाइज करने के बाद आ जाए, रिकॉल करने के बाद आ जाए, ये कैसा वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ए ही होगा। इसका आंसर क्या होगा बाबू, आप बोलेंगे सर इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा। क्या, लिंग संबंधित विषय की तथा हस्ताक्षरण के मुद्दों को समालोचना करना। 26 का क्या होगा, 1 नंबर। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। देखिए अगला बात, अगला क्या, 27 नंबर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करता है? पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति होती है। कहता है एक्विजिशंस ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। क्या भैया बिल्कुल सही बात है कि पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति होती है। अगला कहता है कि अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना। क्या भैया, शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड स्किल अमंग लर्नर्स। बिल्कुल भैया, ये भी कहीं ना कहीं क्या लग रहा सही, ये भी क्या लग रहा सही। अगला देखते हैं, कहता है कि प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना। अरे भैया ये ऑप्शन क्या कहीं ना कहीं आपको सही क्या लगता है, 27 नंबर का ऑप्शन कहीं ना कहीं भैया आपको क्या लगता है, ये अधूरा लग रहा है। थोड़ा सा देखते क्या बोलता है, प्रेषित की जा रही जानकारी, प्रेषित की जा रही, इसको देखते सर, रिसीविंग इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड। प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, ये सर जी ऑप्शन सही गलत नहीं है, गलत है भैया ये, ठीक है। प्रेषित की जा रही जानकारी को ज्ञान मानना या प्राप्त करना, ये ऑप्शन सर कहीं ना कहीं सर क्या है, क्या बोलेंगे, रिसीविंग इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड। सर ये ऑप्शन गलत है। देखिए बिल्कुल सही बात है, क्यों, कभी भी एनसीएफ क्या कहता है कि आप इंफॉर्मेशन को ज्ञान मानने से बचिए, कहता है कि नहीं कहता है। हम मान लीजिए आपके सामने YouTube पर आए और हम आपको ये बात बोल दे कि बाबू तुम इतना कर लो, तुम यहां से ये कर लो, तुम इस जगह से ये चीज कर लो और तुम्हारा जो है ना सीटेट पास हो जाएगा, तो क्या हमारे बोल बच्चन से आपका सीटेट पास होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जो आपको दे रहे हैं वो क्या, इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को कभी भी ज्ञान मानने से बचना चाहिए। कौन कहता है? एनसीएफ 2005 का था। हमेशा मेरे पढ़ाने से और आपके पढ़ने से क्या होगा, सीटेट निकलेगा। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, कट गया। अगला क्या बोलता है कि अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण करना, ये भी क्या हो गया, सही। इसका मतलब ए इसका आंसर होगा, बी इसका आंसर होगा और सी नहीं होगा और डी होगा। इसका मतलब ए, बी और डी कहां पर है, ए, बी और डी, ये डी नंबर जो क्या होगा इसका भैया आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है?
अब बोलेंगे नहीं। अगला देखिए क्या बोलता है, अगला कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। देखिए नहीं होना, इसका मतलब निगेटिव वाला आंसर होगा। निगेटिव वाला हमेशा क्या होगा बाबू, इसका आंसर होगा क्या होगा, निगेटिव वाला। क्या इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। भैया सृजनात्मकता को बढ़ावा देना बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है, तो ई तो सर जी आपका पॉजिटिव वर्ड है, तो ई तो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक, अच्छा बात है। अगला कहता है क्योंकि हमको निगेटिव वाला आंसर ढूंढना है। अगला क्या बोलता है देखिए, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाली क्या बोलेंगे कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। भैया बहुत बहुत बढ़िया पॉजिटिव वर्ड है, और जब ये पॉजिटिव वर्ड है तो कभी भी ये आपका आंसर नहीं होगा। सी नंबर पे क्या है भैया, कहता है कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। क्या भैया बताइए आपको ये ऑप्शन जो है ये लगता है कि भैया सही होगा, प्रशिक्षित करना। क्या बताइए ये ऑप्शन आपको लगता है सही करना, तो भैया देखिएगा ये ऑप्शन भी आपको क्या लगता है, ये भी सर क्या लगता है सी नंबर का, ये भी बिल्कुल सही है। अभी सर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं सर जी, इसको देखिए ठीक है ना। आगे क्या बोलता है, आगे क्या बोलता है, आगे कहता है कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों के सटीक संज्ञानात्मक कौशलों का विकास कर। देखिए कभी भी आप बच्चा का सटीक, जहां पर भी सटीकता वर्ड आ जाए ये हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव वर्ड। कभी भी सर जी आप बच्चे का सटीक कौशल का विकास नहीं कर सकते। अरे भैया किसी में कमी हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है, कोई तेज हो सकता है, कोई मंद बुद्धि हो सकता है। जब भी आपको जहां पर भी आपको सटीक वर्ड मिल जाए ये कैसा वर्ड होता है, नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव का दोस्त क्या होगा, नेगेटिव। तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, डी नंबर, क्योंकि नहीं वाला पूछा है। तो नहीं वाला पूछा तो जो आपका आंसर नेगेटिव होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसका क्या होगा, इसका नंबर डी नंबर। क्या बतलाइए कोई दिक्कत है, अब बोलेंगे सर नहीं। अब देखते हैं सर किसको, 29 नंबर को। देखिए क्या बोलता है 29, क्या बोलता है, कहता कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठचर्या की रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान जुड़वा सरोकारों पर आधारित है, वे डैश होते हैं। कहता है कि प्रत्येक छात्र के मस्तिष्क को व्यस्त रखने के लिए गणित शिक्षा क्या कर सकती है और उसकी आंतरिक शक्तियों के किस प्रकार मजबूत कर सकती है। तो क्या बतलाइए आपको ये वाले ऑप्शंस को क्या करना है सर, थोड़ा सा ढूंढना है। देखिए हम आपको क्या बोले थे, यहां पर क्या बोलता है, कहता कि प्रत्येक छात्र के मस्तिष्क को व्यस्त रखने के लिए गणित शिक्षा क्या कर सकती है, सही बात है। और उसकी आंतरिक शक्ति, उसका इंटरनल शक्ति जो है भैया वो किस प्रकार मजबूत कर सकती है। तो ये भी सर कहीं ना कहीं क्या होगा, बिल्कुल सही लग रहा भैया। क्या हो गया, सही लग रहा। लेकिन सर आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है, आगे क्या बोलता है। आगे कहता कि प्रत्येक छात्र के संप्रेषण के कौशल को सुधारने के लिए गणित शिक्षा क्या कर सकती है और उन्हें कैसे रोजगार, हम क्या बोले, जब कोई भी शिक्षा जो रोजगार देने के लिए हो वो हमेशा गलत है, नेगेटिव वर्ड हो गया। कोई दिक्कत है, इसका मतलब ये कभी आंसर नहीं होगा। अगला क्या बोलता है कि गणित शिक्षा बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर को नियंत्रित करने के लिए क्या कर सकती है और उनके प्राप्तांक। देखिए प्राप्तांक नेगेटिव वर्ड है और स्कूल छोड़ने की बात कर रहा नेगेटिव वर्ड, इसका मतलब कभी भी आंसर नहीं होगा। अगला क्या बोलता भैया कि ओलंपियाड के लिए छात्रों को, भैया क्या बोले, हम हमेशा बोले हैं कि जहां पर आप बच्चे को कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं वो हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव वर्ड। इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा बाबू, तो आप बोलेंगे सर कि 29 का आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा, 29 का आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। कोई दिक्कत है, अब क्या बोलेंगे सर, ए नंबर होगा। अगला सर किसके बारे में बात करते हैं, 30 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या बोलता है, कहता कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित को ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां विद्यार्थी क्या करता है, गणित को अपने जीवन के अनुभव के एक भाग के रूप में समझे। देखिए गणित को अपने जीवन के अनुभव के एक भाग के, अरे भैया एक तो बात समझिए, यहां पर एक भाग को पकड़िए। सिर्फ गणित को हम अपने अनुभव का, अपने जीवन का एक भाग के रूप में समझेंगे तो बाकी भाग के रूप में क्यों नहीं समझ सकते हैं। इसका मतलब ये आंसर हमको तो गलत लगता है। देखिए गणित को अपने जीवन के अनुभव के रूप में समझे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सिर्फ क्या कहता है कि एक भाग के रूप में समझे, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। अगला गणित को स्कूली जीवन के एक भाग के रूप में समझे। देखिए फिर से यही बात कर रहा कि गणित को स्कूली जीवन के एक भाग के रूप में समझे। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते थे जी। क्या बोलता है कि गणित को अपने जीवन के अनुभव के एक भाग के रूप, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा से पकड़िएगा इसको, गणित को अपने जीवन के अनुभव के एक भाग के रूप में समझे। ठीक है सर जी, एक भाग के रूप में समझे, यहां पर कोई ऐसा नहीं कर रहा। आगे देखते हैं, गणित को स्कूली जीवन के एक भाग के रूप में, देखिए ये ऑप्शन गलत होगा। गणित को अपने जीवन के अनुभवों के एक भाग के रूप में समझे। अगर आप अपने जीवन का एक अनुभव के रूप में समझ रहे हैं तो ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन गणित को स्कूली जीवन
कि एक भाग के मतलब सिर्फ और सिर्फ मैथ का इंपॉर्टेंस आप स्कूल के जीवन में दे रहे हैं, बाकी सब जगह पर आप मैथ का इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो सर जी ये गलत बात है। सिर्फ और सिर्फ स्कूली जीवन के भाग के रूप में ये मैथ को क्यों समझेंगे हम? सर जी मैथ को स्कूल के बाहरी जीवन से भी सोचेंगे, हम मैथ को कोचिंग के जीवन से भी सोचेंगे, हम मैथ को किसी बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से भी सोच सकते हैं। इसीलिए सर जी ये ऑप्शन तो हमको बिल्कुल गलत लग रहा। अगला क्या बोलता है कि मेमोराइज द फॉर्मूला टू सॉल्व इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, संपूर्ण समस्याओं समाधान हेतु सूत्र को याद करना। जहां पर भी याद करने की बात आ जाएगी वो हमेशा नेगेटिव वर्ड होगा। इसका मतलब ये तो आंसर क्या हो गया? ऐसे गया तेल लगाने के लिए। अब सर अगला किसके बारे में बात करेंगे? अगला बात करें, देखिए किसके बारे में अगला बात करते जी, संदर्भ आधारित गणितीय समस्याओं को हल करने हेतु अभिसारी चिंतन। देखिए किसकी बात कर रहे हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहे हैं हम। क्या बोले? जहां पर भी कन्वर्जेंट थिंकिंग मिल जाए ये कैसा होगा बाबू? नेगेटिव वर्ड होगा। पॉजिटिव क्या होगा इसका? तो इसका पॉजिटिव होगा डायवर्जेंट। क्या होगा इसका? पॉजिटिव होगा डायवर्जेंट थिंकिंग, ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब सर जी इसका भी ऑप्शन क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर कि 30 का ऑप्शन होगा ए नंबर, कि गणित शिक्षा को क्या करेंगे? स्कूली जीवन के एक भाग के रूप में सर जी हम क्या करेंगे? मतलब समझेंगे। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्या बोलता है? 31 नंबर देखिए क्या बोलता है। कहता कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? संख्या संबंधित कौशल का विकास करना। देखिए क्या सही बात लगता है? 31 का सर देखिए क्या बात करता है कि संख्या संबंधित कौशल के रूप में क्या करना? मैथ्स को समझना। क्या बाबू बताओ ये बात आपको सही लग रहा है? संख्या संबंधित कौशल का डेवलप न्यूमरेसी स्किल, सर ये सही नहीं लग रहा। सिर्फ संख्या संबंधित कौशल का विकास करना ये कई बात है। समस्या समाधान कौशल का विकास करना। देखिए क्या बोलता है? कहता है कि गणितीय शिक्षा का, कहता है ना कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सर जी क्या बोलता है? गणित शिक्षा का मेन मोटो क्या, मेन उद्देश्य क्या, उसके बारे में समझेंगे। ये उद्देश्य इसका नहीं है। अगला समस्या समाधान कौशल का विकास करना, ये भी मैथ शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। विश्लेषणात्मक योग्यता को प्रोत्साहित करना, ये भी उद्देश्य नहीं है। अगला क्या बोलता है कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीय, देखिए हम क्या बोलते हैं, जहां पर भी आपको मैथमेटाइजेशन मिल जाए, गणितीयकरण, मैथ में जहां भी गणितीयकरण मिल जाए, ये बहुत बहुत पॉजिटिव वर्ड होता है। इसको तुम टिक कर देना 99%, यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। इसका मतलब भैया 31 का क्या होगा? डी नंबर। मैथमेटाइजेशन करना, गणित शिक्षा को गणितीयकरण करना, ये क्या होता है? हमेशा गणित का मुख्य उद्देश्य होता है। समझे बाबू? आप बोलेंगे जी सर। अगला 32 नंबर देखिए क्या बोलता है। कहता कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय पाठचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखे। और प्रभावशाली गणित का अर्थ होता है, बताइए यहां पर प्रभावशाली गणित का अर्थ क्या होता है बाबू? तो आप बोलेंगे देखिए क्या बोलता है? सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका विनियोजित उचित उपयोग करना। क्या मतलब भैया सही बात है? क्या बताइए ये सही बात है? बिल्कुल सही बात सर जी। हमको लगता है कि सीखी गई, आप जो मैथ सीखे हैं उसमें गणितीय तकनीकों को समझकर उनका विनियोजित करना, सही बात है। अगला ऑप्शन देखते हैं। कहता है कि गणितीय खेलों और पहेलियों को हल करना। नहीं, मैथ सीखने का मेन ये लक्ष्य थोड़ा ना कि गणितीय पहेली इसको हल करना। गणित की प्रयोगशाला में ज्यामितीय परिमेय की जांच करना, ये भी सर क्या मेन मोटो नहीं है। इसका आंसर क्या होगा आपका? ए नंबर ही होगा। क्या होगा भैया? ए नंबर ही क्या होगा? इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत है? चलिए देखिए अगला किसके बारे में बात करता है सर? तो अगला आपको बात करेगा, अगला बात करता है सर 33 नंबर के बारे में। किसके बारे में बात करता है? 33 नंबर। अरे भाई ये क्या हो गया, तुम हटो। 33 नंबर ये क्या बोलता है? ये कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठचर्या महात्वाकांक्षी सुसंगतिक है, यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यह महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है? मैथ में महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या? कहता है कि विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को खोजना। अरे भैया नैरो एम, क्या मतलब ये अच्छी बात आपको लग रहा है क्या? आप स्कूल जा रहे हैं और स्कूल में आप हमेशा संकीर्ण उद्देश्य, भैया कहीं पर भी आपको नैरो एम दिख जाए ना, ये नैरो एम दिख जाए, आंख बंद करना, इसको काट देना, क्योंकि ये क्या होता है? नेगेटिव वर्ड होता है। अगला, विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को खोजना। भैया क्या उच्च उद्देश्य को खोजना, क्या ये अच्छी बात आपको लगता है? भैया ये तो बिल्कुल सही बात है कि आप मैथमेटिक्स में क्या कर रहे हैं? गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को खोज रहे हैं। तो देखिए ऐसे ही खोजना हमेशा क्या होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव वर्ड होता है। तो भैया और आप उच्च उद्देश्य को खोज रहे हैं, ये क्या बिल्कुल सही है। लेकिन आगे ऑप्शन को पढ़ते हैं कि गणित की समस्याओं को हल करने के लिए एक से अधिक तरीके को शिक्षण। उतना ये नहीं, यहां कहता क्या है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठचर्या महत्वाकांक्षी है, यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यह महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है? तो यहां पर महत्वाकांक्षी का अर्थ है विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। ये बी नंबर क्या होगा? इसका महत्वाकांक्षी का अर्थ है। कोई दिक्कत है? नहीं। अगला बात करते हैं कितना नंबर का? 34 नंबर। देखिए क्या बोलता है? कहता कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है? तो क्या बोलेंगे? देखिए क्या बोलता है कि गणित में निपुण विद्यार्थियों को एकांकीपन में शिक्षण देना चाहिए। अरे भैया
यहां देखिए एकांकीपन मतलब सर जी जो बढ़िया बच्चा है उसको आप अकेला में शिक्षा दीजिए और बाकी बच्चा को क्या कीजिएगा, तेल लगाने के लिए भेज दीजिएगा, गलत वर्ड है। अगला, यह मान लिया जाना चाहिए कि विद्यार्थियों के लिए, अभी क्या बोलता है, यह मान लिया जाना चाहिए कि विद्यार्थियों के लिए है। ये ऑप्शन क्या कह रहा भैया, कहता है कि कितना नंबर का क्वेश्चन है बाबू, 34 नंबर का क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि बी नंबर 34 का बी, विद्यालय में गणित शिक्षा के उच्च उद्देश्यों को खोजना। सही बात है, गणित की समस्या को हल करने के लिए एक से अधिक तरीके का शिक्षण। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अरे यार देखिए आप एक बार समझिएगा सर जी, हम ये क्वेश्चंस में क्या बोल रहे थे, ये क्वेश्चंस में ए नंबर में क्या बोलता है, कहता है कि गणित में निपुण विद्यार्थी को एकांकीपन में शिक्षण देना चाहिए। सर जी ये तो बिल्कुल गलत बात हो गया। कहता है कि इस क्वेश्चन को समझिए, कहता है कि यह मान लिया जाना चाहिए कि विद्यार्थी, या ये क्वेश्चन में कुछ अधूरा है, जरूर यहां पर कुछ ना कुछ टाइपिंग एरर है, इसको एक बार देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं सर जी। कहता है कि इट शुड बी नॉलेज दैट मैथमेटिक्स इज मींट फॉर सेलेक्टेड फ्यू स्टूडेंट। देखिए छुटा हुआ है ना, बिल्कुल सर छुटा हुआ। यहां पर ऑप्शन में यह होगा कि यह मान लिया जाना चाहिए, क्या बोलेंगे, यह मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व सिर्फ कुछ विद्यार्थी के लिए है ना, कि कहता है कि मींट फॉर सेलेक्टेड अ फ्यू स्टूडेंट, मतलब यह मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व सिर्फ कुछ विद्यार्थी के लिए। अरे भैया क्या है, खाली अंकितवे के लिए मैथ बढ़िया है और सबके लिए मैथ क्या है, बिल्कुल ये नेगेटिव वर्ड है भैया, ये तो आपका कभी भी ये बी नंबर में क्या होगा, आंसर का पार्ट नहीं होगा। अगला, पाठ्य पुस्तक में संभावित प्रश्न केवल, हम क्या बोले थे, जहां पर केवल सिर्फ ही मिल जाए काट देना, आगे मत पढ़ना, गलत वर्ड है। अगला, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदान की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भैया, मैथ में जितने भी गणितज्ञ हैं आप उसके विशिष्टताओं पर क्या करेंगे, बल देंगे, आपका मैथमेटिशियन क्या होगा, ऑटोमेटिक अच्छा होगा। ये भैया बिल्कुल क्या है, सही बात है, इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। अगला सर किसको देखते हैं, 35 नंबर को, क्या बोलता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली पाठचर्या में गणित शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखे। महत्वपूर्ण गणित का निहितार्थ है, क्या है भैया बताइए, 35 नंबर का गणित शिक्षक का निहितार्थ क्या है भैया, देखिए क्या बोलता है, गणित में महत्वपूर्ण सूत्रों पर बल देना चाहिए, कभी भी सूत्र पर बल देना नेगेटिव हो गया। अगला क्या बोलता है, कलन विधि, हम क्या बोलते हैं, जहां पर भी मैथ में कलन विधि मिल जाए आंख बंद करना, इसको काट देना, ये कभी भी आपका आंसर होगा, कोई ये क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। भैया कलन विधि होता है क्या, एल्गोरिथम मेथड होता है क्या, किसी भी मैथ के सवाल को एक ही तरीके से बार बार करना, यही क्या होता है, कलन विधि होता है। तो क्या बताइए, अगर आप मैथ के एक सवाल को एक ही मेथड से बार बार करते हैं तो क्या इससे आपको क्या होगा, क्या होगा, कोई चीज याद नहीं होगा, कंठस्थ नहीं होगा। और अगर भैया कोई चीज को आप याद कर रहे हैं, कंठस्थ कर रहे हैं, तो ये कैसा वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए क्या होगा, ये कट जाएगा। अब देखिए अगला ऑप्शन क्या होगा, अगला देखिए अगला क्या बोलता है, अगला कहता है भैया क्या, कहता कि गणित में ऐसी अर्थपूर्ण समस्याओं को सम्मिलित करना चाहिए जिन्हें शिक्षक और शिक्षार्थी हल करने लायक और उनके दैनिक जीवन का हिस्सा हो। क्या बोले, हमेशा एनसीएफ 2005 कहता है कि विद्यार्थी को आप कुछ भी पढ़ाइए जो उसके क्या हो, दैनिक जीवन लाइफ से जुड़ा हुआ हो। ये भैया ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। आगे भी पढ़ते हैं कि उन कल्पनाओं और विषयों को गणित में महत्वपूर्ण समझना चाहिए जो कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, रोजगार, हम क्या बोले, जहां पर भी रोजगार की बात आ जाएगी ये कैसा वर्ड होगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये भी क्या क्या, तेल लगाने, इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अगला देखिए क्या बात करता है, कहता कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार क्या है, कहता स्कूल में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधित कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने में कौशल विकसित करना है। एक बार भैया इस क्वेश्चन को समझिएगा और पढ़िएगा और हमको बताइएगा भैया ये क्या बोलता है। कहता कि गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधित कौशल को विकसित करना, कहीं ना कहीं सर सही बात है। देखिए आपको लगेगा कि नैरो एम नेगेटिव है, लेकिन देखिए गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है, संख्या संबंधित कौशल विकसित करना, बिल्कुल सही है।
उच्चतर उद्देश्य क्या है, इसका हायर गेम क्या है कि समस्या हल करने का कौशल विकसित करना। आप बच्चे के अंदर जो है ना समस्या को सॉल्व करने का, मैथ को सॉल्व करने का क्या कर रहे हैं, स्किल डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल सही है सर जी। आगे लेकिन पढ़ते हैं कि स्कूल में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य अंक गणित पढ़ाना। देखिए भैया, आप जो है संकीर्ण उद्देश्य अंक गणित पढ़ाना संकीर्ण उद्देश्य है क्या, और उच्चतर उद्देश्य बीज गणित पढ़ाना है क्या? कभी भी नहीं। कभी भी सब चैप्टर को आपको समान मानना है, कोई चैप्टर में कम छोटा उसका उद्देश्य। इसका मतलब भैया इसका आंसर क्या होगा, आपको यही होगा। कोई दिक्कत है? स्कूल में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य अंक प्रणाली पढ़ाना, और क्या बोले, चाहे ट्रिगो हो चाहे नंबर सिस्टम हो, सभी को क्या करना है, आपको समान वेटेज देना है। यह बात आपको ध्यान रख करके चलना। कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे नहीं सर जी। अगला देखिए सर किसके बारे में बात करते हैं, अगला बात करते हैं हम 37 नंबर के बारे में। देखिए क्या बोलता है, ये कहता है कि भैया राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा ह्यूरिस्टिक मतलब क्या होता है, स्वतः शोध, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं खोज विधि। ह्यूरिस्टिक को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं खोज विधि। अब देखिए अगर बच्चा खोज विधि का इस्तेमाल करेगा, ह्यूरिस्टिक मेथड का इस्तेमाल करेगा, इससे बच्चा क्या होगा, लर्निंग बाय डूइंग होगा। और जब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग होगा तो बच्चा का सोच कैसा होगा, ओपन एंडेड। और जब बच्चा का सोच ओपन एंडेड होगा तो बच्चा एक चीज के बारे में क्या करेगा, एक से अनेक पहलू पर सोचेगा। और जहां पर भी बच्चा एक से अनेक पहलू पर सोचेगा तो बच्चा का सोच कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो हम यहां पर ऐसा क्वेश्चन को ढूंढेंगे जहां पर मेरा दिमाग लगे, जिस क्वेश्चन को पढ़ने से हमको यह लगे कि हाँ रियल में इस काम को करने के लिए हमको कुछ खोजना पड़ा है। मैं आ गया। देखिए वो क्या कहता है कि योग की समवर्तक कॉलम प्रणाली द्वारा 2 या 3 अंकीय संख्याओं को ज्ञात करना। अरे भैया मान लीजिए आपके पास में कोई एक कॉलम है, कॉलम में 1 2 3 4 दिया हुआ है। कहता है ना कि योग की स्तंभ कॉलम प्रणाली द्वारा 2 या 3 अंक संख्याओं का योग करना। यहां पर मान लीजिए 3 है, यहां पर 2 है, और यहां पर जो है ना 3 है, तो 3 3 6 2 8 हो गया। क्या इसके लिए आपको खास दिमाग लगाना पड़ा? नहीं। इसका मतलब ये आंसर कभी भी ह्यूरिस्टिक मेथड को नहीं दिखाता है, आपके खोज विधि को नहीं दिखाता। अगला सर देखते हैं, कहता कि जोड़ने घटाने या गुणा करने के लिए संख्याओं को 10 के निकटतम गुणज में पूर्णांकित करना। बिल्कुल सही बात है सर जी। आपको कोई एक 10 संख्या दे दिया, बोलता है कि इसके नजदीक या इसके सर जी आगे वैसी संख्या बताइए जिस 2 संख्या या 3 संख्या को जोड़ने पर 10 मिले, या उस 2 संख्या को जोड़ने या घटाने पर या गुणा करने पर 10 मिले। सर जी यहां पर आपका दिमाग लग रहा है, और जब बच्चा का दिमाग लगेगा तो बच्चा क्या होगा, खोजी बनेगा। और खोजी अधिगम को ही क्या बोलते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड या स्वतः शोध मेथड बोलते हैं। इसका मतलब भैया 37 का आपका आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा भैया, वो आंसर होगा आपको बी नंबर। क्या होगा वो आंसर, क्या होगा भैया, आपको बी नंबर होगा। अब सर देखिए किसके बारे में बात करते हैं, अगला हम बात करते हैं आपको 38 नंबर के बारे में। अब क्वेश्चंस खत्म होने वाला बाबू, थोड़ा सा देखना किसके बारे में बात करते हैं। 38 बस लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए किसके बारे में बात करते हैं, देखिए किसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। प्राथमिक स्तर मतलब सर जी अगर बच्चा 1 क्लास से 5 क्लास तक है तो बच्चा का हमेशा भाषा कैसा होना चाहिए, तो भैया बच्चा का भाषा हमेशा मातृभाषा में होना चाहिए, मदर टंग में होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। और भैया एनसीएफ तो ये भी कहता है कि बल्कि बच्चा का भाषा, बच्चा का घर का भाषा और बच्चा का स्कूल भाषा में क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए। बच्चा घर पर भी बोले गे माय की हाल छो, बच्चा स्कूल में बोले मैडम जी की हाल छे, मैडम जी अहाँ बहुत बढ़िया लागे छिए, ये होना चाहिए। इसलिए हमेशा एनसीएफ कहता है कि 1 to 5 लेवल पर बच्चे का भाषा कैसा होना चाहिए, तो ये भैया मातृभाषा में होना चाहिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन द्वारा दिया गया बहुभाषिक कक्षा की ओर अग्रसर करेगा। बहुभाषिक कक्षा की बात करता है भैया, कहता है कि उन बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना कठिन होगा जो घर में विभिन्न बोलियां बोलते। बिल्कुल कभी भी नहीं, किसी भी बच्चे को पढ़ाना, अंग्रेजी पढ़ाना कठिन नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत बात है सर जी। कठिन तो टीचर के लिए कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगला, कक्षा में भाषिक विविधता एक उपयोगी संसाधन हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर आपके क्लास में 2 भाषा से ज्यादा बोलने वाला बच्चा है तो वो आपके लिए एक संसाधन के रूप में होना चाहिए, बल्कि वो आपके लिए कभी भी चुनौती नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको संसाधन मानेंगे तो भैया उससे क्या होगा, सभी बच्चों का विकास होगा। कैसे भैया, जैसे मान लीजिए गोलू है, एक मोलू है। अगर गोलू को संस्कृत आता है और मोलू को हिंदी आता है तो भैया गोलू से मोलू क्या सीखेगा, संस्कृत, और मोलू से गोलू क्या सीखेगा, भैया हिंदी सीखेगा। तो बहुभाषिक कक्षा क्या है, आपको संसाधन के रूप में मानना चाहिए। तो भैया 39 का ऐसे ही हमको ऑप्शन क्या लग जाएगा भैया, 2 नंबर। लेकिन आगे पढ़ते हैं कि शिक्षार्थी संपूर्ण के रूप में देश पर ध्यान दे और अपनी, अरे भैया क्या बोलेंगे, पूरा देश पर ध्यान देंगे और अपना भाषा जाएगा तेल लगाने के लिए, ये भी क्या हो गया, गलत। अगला, अंग्रेजी भाषा में निपुणता को बढ़ाने के लिए विद्यालय में अन्य भाषाओं की अपेक्षा नहीं, यहां होगा उपेक्षा। क्या होगा, उपेक्षा। हम क्या बोले थे, इग्नोर करना, उपेक्षा करना बहुत बहुत घटिया वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये तो कभी आंसर होगा नहीं। ये भी गया तेल लगाने, आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर। कभी भी आप बच्चे की उपेक्षा नहीं करेंगे,
बच्चे को आप इग्नोर नहीं करेंगे। जहां भी इग्नोर करने की बात आ जाए, उपेक्षा करने की बात आ जाए, रूट लर्निंग की बात आ जाए, मेमोरी करने की बात आ जाए, बच्चे को दंड देने की बात आ जाए, पनिशमेंट करने की बात आ जाए, समझ रहे हैं ना, सारे के सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं। कोई दिक्कत है? पॉजिटिव वर्ड क्या क्या होता है आप लोग को सर पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ा दिए हैं। अगर आपको लगता है कि सर नहीं समझ में आता है तो आप जाइए वीडियो में जा करके जो है पॉजिटिव नेगेटिव को कास्ट करके देखिए, आपको समझ में आएगा सर जी। और बहुत बेहतरीन, कम से कम सर आपको हम अराउंड 200 से आसपास 180 से 200 पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड पढ़ा है। कहीं पर भी आपको इतना ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड नहीं मिलेगा। और अगर आप इस पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड के वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो यकीनन वो आपके दिमाग में आ जाएगा। आपको रटना नहीं है, 2-3 बार थ्रू आउट लर्न करना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के देश का सबसे समृद्ध संसाधन मानती। किसका? व्यवसाय का नहीं, अस्मिता का नहीं, व्यक्तित्व का नहीं, इसका भाषा का। क्या भैया? भाषा का। इसका आंसर क्या होगा भैया? इसका आंसर होगा सी नंबर। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सब नहीं। देखिए, अगर बाबू आपको इसका पीडीएफ चाहिए, फिर से हम बोल रहे हैं जो चीज भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाइए। टेलीग्राम का नाम है कृष्णा सर ऑफिशियल। आपको इसी तरह से सर्च करना है, बिना स्पेस दिए। क्या सर्च करना है आपको? कृष्णा सर ऑफिशियल। और जैसे ही आप कृष्णा सर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आप कहां पर चले आएंगे? ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म पे, और यहां पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको ये वाला पीडीएफ जो है हम क्या करेंगे बाबू? आज डाल देंगे। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। अगर आपको मेरे वीडियो से जरा सा भी आपके सीटेट एग्जामिनेशन में लगता है कि सर फायदा होने वाला है, अभी तो हम बहुत सारा वीडियो आपको डालेंगे। हम आपको फिजिक्स का, हम आपको केमिस्ट्री का, हम आपको बायोलॉजी का पूरा मैराथन डालेंगे। सौरभ यादव सर आपको पूरा का पूरा मैथ वाला कंटेंट डाल रहे हैं। हम आपको अभी मैथ्स का जो है कंटेंट डालेंगे। मैथ्स का मतलब सर पेडागोजी वाला सेगमेंट जो है, हिंदी का पेडागोजी वाला सेगमेंट जो है, मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन जो है हम आपको कराने के लिए यहां पर है। अभी से लेकर के एग्जाम तक हम आपके साथ बने हुए हैं। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत लगता है, अगर आपको लगता है कि सर इंडिविजुअल हमको इस टॉपिक पर आप वीडियो बना करके दीजिए, तो आप हमको कमेंट कीजिए। कमेंट को देखने के बाद में हम 24 घंटा के अंदर आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना करके डाल देंगे। कोई दिक्कत है? अगर आपको जरा सा भी लगता है कि हमको इस वीडियो से फायदा हो रहा है तो प्लीज आप हमारे चैनल को दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही हमको वो मोटिवेशन देता है कि हम जो है अपने आराम को छोड़ करके आपके लिए कुछ काम करें। ठीक है ना? चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो और भगवान करे मेरे दोस्त आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।